सुप्रभात। स्वागत है आपका हिंदी की इस कक्षा में। पिछली कुछ कक्षाओं में हमने ज्ञान सागर के तीसरे पाठ बरसते जल के रूप अनेक का पठन किया था, शब्दार्थ समझे थे, सारांश पढ़ा, प्रश्नोत्तर भी किए। आज की इस कक्षा में हम इसी पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। अभ्यास प्रश्न आधारित हैं संज्ञा व भेद। इससे संबंधित वीडियो आप पहले ही देख चुके हैं। मैंने इस पाठ को पहले ही पढ़ा दिया था संज्ञा व भेद को, कि जब आप अभ्यास सागर के प्रश्नों के उत्तर ढूंढें तो आपको कठिनाई का अनुभव ना हो, आप आसानी से प्रश्नोत्तर कर सकें। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आधारित है इस अनुच्छेद पर। यह अनुच्छेद पाठ का ही है। इसमें से आपको संज्ञा शब्द छांट कर लिखने हैं। संज्ञा शब्द वे होते हैं जो किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम होते हैं। तो हम क्या क्या देखेंगे यहाँ पे? राघव, परमीत, जफर, अमन, मैदान, ये सारे जो शब्द आप देख रहे हैं संज्ञा शब्द हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति या स्थान के नाम हैं। अगली पंक्ति में दादाजी, बच्चे, ईमानदारी, गेंद, बिजली। तो कुल 10 संज्ञा शब्द आपको अनुच्छेद में से छांटकर इन जगहों पर लिखने हैं। तो आप क्या करेंगे? इन 10 शब्दों को यहाँ पर लिख देंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है संज्ञा की भेद पर आधारित। दूसरा प्रश्न, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का ज्ञान कराते हैं। तो इस अनुच्छेद में विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि क्या क्या हैं? राघव, परमीत, जफर, अमन, ये किसी विशेष बच्चों के नाम हैं। तो बच्चों के विशेष नाम होने के कारण इन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। अगला भेद हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक जिससे एक संपूर्ण जाति का बोध हो। यहाँ पे कौन कौन से जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं? मैदान, बिजली, गेंद, बच्चे, दादाजी। अगला भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का अर्थ होता है जिससे किसी भाव का पता चले, वो मूर्त रूप हमें दिखाई ना दे पर हम उसे अनुभव कर सकें। तो यहाँ पे शब्द क्या है? ईमानदारी। ईमानदारी भाववाचक संज्ञा शब्द है। आगे आप देख रहे हैं नीचे घेरे में कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। ये आपको संज्ञा को बेहतर तरीके से समझने के लिए है। पहली पंक्ति है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा हुई जिन शब्दों से किसी विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति या विशेष पदार्थ की सूचना मिले उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है राहुल और दिल्ली। ये एक विशेष व्यक्ति और स्थान के नाम हैं, तो इन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। अगला हम लिखेंगे जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान या पदार्थ की जाति की सूचना मिले उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, पुस्तक, ये दोनों शब्द एक जाति का बोध करा रहे हैं, किसी विशेष स्थान या व्यक्ति का बोध नहीं कराते। अगली पंक्ति है जिन शब्दों से किसी भाव की सूचना मिले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव मतलब मन का जो भाव होता है, जिसे हम देखते तो नहीं पर अनुभव करते हैं। बचपन, बुढ़ापा, मिठास, अच्छाई, ईमानदारी, ये सब समझने की चीज़ें हैं। इन भावनाओं के नाम हैं, इसलिए इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको क्या करना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाना है। पहले हम क की ओर चलेंगे। सभी लड़कियों ने मीना को उसके प्रथम आने पर बधाई दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मीना, ये शब्द क्या है? एक विशेष लड़की का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ख, रवि ने छोटे बालक को डूबने से बचाया। रवि क्या है? एक विशेष बालक का नाम है, यह रवि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली एक विशेष शहर का नाम है, भारत एक विशेष देश का नाम है। तो दोनों दो संज्ञा शब्द हैं, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगे। ग, अमन दौड़कर घर में घुस गया। अमन एक विशेष लड़के का नाम है, तो इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। ताजमहल बहुत सुंदर है। ताजमहल एक विशेष इमारत है, तो यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, तुम्हें जातिवाचक संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाना है। पक्षी चहचहा रहे थे। पक्षी क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। सोहन पेड़ की घनी छाया में सो गया। पेड़ एक संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा।
तो यहाँ पर पक्षी और पेड़ ये दोनों क्या होंगे, जातिवाचक संज्ञा होंगे, क्योंकि ये एक जाति का बोध करा रहे हैं। ग नंबर, भारत महान देश है। देश क्या है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि यह एक जाति का बोध करा रहा है। वे कुर्सी पर बैठ गए, कुर्सी जातिवाचक संज्ञा, सब्जियां जातिवाचक संज्ञा। 5वें प्रश्न में तुम्हें भाववाचक संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाना है। नीम के पेड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, ऊंचाई जातिवाचक संज्ञा। माँ की ममता का कोई मोल नहीं है, ममता जातिवाचक संज्ञा। रसगुल्ले में मिठास है, मिठास जातिवाचक संज्ञा। घ नंबर, ज़्यादा काम करने से मुझे थकावट हो रही है, थकावट भाववाचक संज्ञा। नीचे 2 खंड दिए गए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा। छठे प्रश्न में तुम्हें क्या करना है कि जातिवाचक संज्ञा लिखा हुआ है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तुम्हें उसे बताना है कि किस व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत यह आएगा, और अगर व्यक्तिवाचक लिखा हुआ है तो जातिवाचक संज्ञा बताना है। जिस तरह से नदी और गंगा, नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि यह नदी की संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, और गंगा एक विशेष नदी का नाम है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी तरह से पर्वत और हिमालय, पर्वत संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, हिमालय एक विशेष पर्वत का बोध करा रहा है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला शब्द लड़की, लड़की एक विशेष नाम तुम्हें देना है लड़की का। तुम क्या लिखोगे, मान लो मीना लिख सकते हो, कामिनी लिख सकते हो, गीता लिख सकते हो, कुछ भी यहाँ पे लड़की का नाम तुम्हें लिखना है। अगला है किताब, किताब का नाम लिखोगे, पंचतंत्र, रामायण, गीता, कुछ भी लिख सकते हो। देश, देश का नाम भारत, जापान, अमेरिका, इस तरह से। अब यहाँ तुम देखोगे मोहन लिखा हुआ है, मोहन एक विशेष लड़के का नाम है तो यहाँ लिखोगे लड़का। पंजाब एक विशेष राज्य का नाम है तो यहाँ लिखोगे राज्य। ये सारे उत्तर तुम्हें PDF में मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वें प्रश्न में तुम्हें क्या करना है, इन शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाने हैं। बच्चा, बचपन, बूढ़ा, बुढ़ापा। बच्चा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, उससे तुम्हें भाववाचक संज्ञा बनाना है। अगला शब्द है अमीरी, इससे हम अमीर से जो भाववाचक संज्ञा बनाएंगे वो होगा अमीरी। सुखी से सुख, वीर से वीरता, ये पहले भी मैंने पढ़ाया है। नीचे दिए गए अनुच्छेद को उचित संज्ञा शब्दों से पूरा करना है। मीना पढ़ाई में बहुत होशियार है, वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आती है, उसके सभी दोस्त उसकी बहुत तारीफ करते हैं। मीना को फूलों की सुगंध बहुत भाती है, उसने अपने बगीचे में तरह तरह के फूल और पौधे लगा रखे हैं, वह पौधों को रोज पानी देती है। तो इस तरह से हमने संज्ञा शब्दों से सारे खाली स्थान भर लिए। 9वें प्रश्न में तुम्हें क्या करना है, समान अर्थ वाले शब्दों से मिलाना है। जल, पानी, पेड़, वृक्ष, मनुष्य, मानव, आकाश, आसमान। 10वें प्रश्न में तुम्हें विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द लिखोगे सुखी, दुखी, जीवन, मरण, आरंभ, अंत, सवाल, जवाब, ऊंचा, नीचा, अधिक, न्यून। तो इस तरह से हमने सारे विलोम शब्द भर दिए। अगला प्रश्न है 11 नंबर। 11वें प्रश्न में तुम्हें क्या करना है, लिंग बदलना है। लड़की, लड़का, नर, नारी, स्त्री, पुरुष, माली, मालिन, सुनार, सुनारिन, गाय, बैल। तो इस तरह से हमने सारे शब्द भर दिए लिंग बदलकर। 12वें प्रश्न में तुम्हें क्या करना है, अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद क्या होते हैं मैंने पहले भी बतलाया है। अनुच्छेद और निबंध में क्या अंतर होता है यह भी मैं समझा चुकी हूँ। तो इन सारे शब्दों को शामिल करते हुए तुम्हें अनुच्छेद लेखन करना है। तो अनुच्छेद हम लिखेंगे, मैं एक उदाहरण के रूप में अनुच्छेद लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम क्या करोगे, स्वयं भी लिखने का प्रयास करोगे। तो कैसे लिखोगे, रविवार का दिन था, विद्यालय की तरफ से बच्चों को लाल किला देखने के लिए लाया गया था। बच्चे लाल किला देखकर बहुत खुश थे। लाल किले की भव्यता सबको अचंभित कर रही थी। रंग बिरंगे फूल और करीने से लगे पेड़ पौधे लाल किले की सुंदरता पर 4 चांद लगा रहे थे। बच्चे घूम घूम कर लाल किला देख रहे थे। चारों तरफ घूमते घूमते वे थक गए। थोड़ी देर बाद सभी आराम करने बैठ गए। विद्यालय की ओर से आया खाना और पानी का सबने आनंद लिया। शाम ढलते ही सभी अपने अपने घरों की ओर
लौट गए। इस तरह से यह दिन उनके लिए आनंद से भरा रहा। तो ये थे अभ्यास सागर के तीसरे पाठ के प्रश्नोत्तर। सभी आपको लिखित रूप में उपलब्ध हो जाएंगे। आप उन्हें कॉपी पर लिख लेंगे और उनका पठन करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे। और जहाँ भी आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, आप मुझसे पूछेंगे। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। कहीं भी आपको कोई भी डाउट्स हो, कहीं भी कोई संदेह हो, तो आप उससे ज़रूर स्पष्ट कर लें, मुझसे पूछकर, समझकर। तो यह था आपका तीसरा पाठ, यह समाप्त हुआ। हमने ज्ञान सागर के प्रश्नों के भी उत्तर कर लिए और अभ्यास सागर के प्रश्नों के भी उत्तर हमने ढूंढ लिए।